महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में घमासान जारी, पवार वर्सेस पवार का शक्ति प्रदर्शन। अजीत पवार ने बुलाई एमईटी कॉलेज बैंड्रा में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग और शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग। अजीत पवार की मीटिंग में हाजिर हुए 32 आमदार और शरद पवार की मीटिंग में थे मौजूद 16 आमदार। भतीजा चाचा पे भारी, अजीत पवार ने कहा अब राष्ट्रवादी पार्टी हमारी। शरद पवार ने कहा पार्टी का नाम और सिंबल हमारा है और जाने नहीं दूंगा। शरद पवार ने कहा यह चीज लोकतंत्र के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल 30 जून को एनसीपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी और जिसमें अजीत पवार को लेजिस्लेटिव पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और इसी का लेटर 40 आमदार और खासदार के सिग्नेचर के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि अजीत पवार ही हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और ये पार्टी हमारी है, पार्टी का नाम और सिंबल हमारे पास रहना चाहिए। अजीत पवार ने अपने भाषण में सीनियर पवार को अटैक करते हुए, तंज करते हुए कहा कि आपकी उम्र हो गई है, जिद छोड़ो और आराम करो। अजीत पवार ने कहा कि अगर शरद पवार सभा लेके लोगों को बताएंगे तो मुझे भी मजबूरन उसका जवाब लोगों को देना ही पड़ेगा, मुझे भी उसका उत्तर देना पड़ेगा, मुझे मजबूर मत करो। उन्होंने कहा कि 2017 में शिवसेना जातिवादी थी तो ऐसा क्या हुआ कि 2019 में शिवसेना राष्ट्रवादी हो गई और उसके साथ में दोस्ती करना पड़ी और उसके साथ में मिलकर सरकार बनानी पड़ी। ये उन्होंने शरद पवार से सवाल पूछा और उन्होंने आगे कहा, अजीत पवार ने आगे कहा कि पार्टी का नाम और सिंबल हमारे पास ही रहेगा। अजीत पवार ने आगे कहा कि जब शरद पवार ने उस वक्त में सोनिया गांधी का फॉरेनर होने का, परदेशी होने का मुद्दा उठाया था, हम सब ने मिलकर शरद पवार का साथ दिया था। अजीत पवार ने आगे कहा सबका वक्त आता है। इसका क्या मतलब है कि शरद पवार का वक्त खत्म हो गया है और अब अजीत दादा पवार का वक्त आ गया है? यह भी एक बड़ा सवाल है। शरद पवार ने अपने भाषण में जवाब देते हुए कहा और उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम और सिंबल हमारा है, हमारे पास ही रहेगा, इसे जाने नहीं दूंगा। ये लोग जानते हैं कि मेरा फोटो बिना लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इन्होंने बड़ी बात कही। और शरद पवार ने दिल्ली में जब एनसीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही थी उस वक्त में बड़ा डिसीजन लिया गया। शरद पवार ने कहा कि मेरी उम्र माने नहीं रखती, मैं आज भी एनसीपी का अध्यक्ष हूं। यह उन्होंने क्लियर तौर पे कहा। एनसीपी की उस बैठक में जो 6 तारीख को हुई थी, शरद पवार की मौजूदगी में वहां पर एक मेजर डिसीजन लिया गया जहां पर अजीत पवार समेत 9 आमदारों को डिस्क्वालीफाई किया गया, पार्टी से निकाल दिया गया और 2 खासदार को, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया गया। शरद पवार ने आगे कहा बीजेपी को एनसीपी तोड़ने की कीमत महाराष्ट्र में चुकानी पड़ेगी। छगन भुजबल ने भी अपने भाषण में शरद पवार पे तंज करते हुए कहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने शरद पवार के बारे में बोली। 2016 में जब ईडी ने छगन भुजबल पर केस दर्ज किया था और ईडी ने उन्हें अरेस्ट भी किया था और हम और आप सब जानते हैं कि छगन भुजबल 2 साल तक जेल में थे और जब जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। इनमें से कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच चल रही है। 2016 में ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस किया था। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल ने भी आज शपथ ली है। भुजबल को ईडी ने गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहे। इन पर 870 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था। अब प्रधानमंत्री मोदी ही बता दें कि क्या यही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की उनकी गारंटी है? जेल में रहते हुए छगन भुजबल की तबीयत जब बिगड़ी तब इनके लिए शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आज वही भुजबल शरद पवार को छोड़कर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। तो यही शरद पवार थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेटर लिखा था और कहा था कि अगर छगन भुजबल को कुछ हुआ तो उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। और आज ये वही छगन भुजबल है जो शरद पवार को छोड़कर सरकार में बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। राज्य में चलती पॉलिटिकल उथल पथल को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई अपने आमदार और खासदार की बैठक अपने घर वर्षा पे, राज्य के पॉलिटिकल हालात पर चर्चा करने के लिए। उस मीटिंग के बाद
शिवसेना के उदय सामंत आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर रहे हैं, ये एक अफवाह है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे आमदार में कोई नाराजगी नहीं, कोई फूट नहीं। बच्चू कडू ने कहा कि कल जो खोखे खोखे करके चिल्ला रहे थे, खोखे बोलने वाले आज ओके हो गए हैं सरकार में आके। इसमें एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से अजीत पवार अपने 30+ आमदारों को लेकर सरकार में शामिल हुए हैं और जिस तरीके से उन्हें 9 मंत्री पद फिलहाल दे दिया गया है, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं शिवसेना यानी शिंदे की शिवसेना में कुछ ना कुछ नाराजगी तो है। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसमें लीगलिटी क्या इन्वॉल्व है। रिफ्लेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि पॉलिटिकल करप्शन को रोका जाए। यानी कोई आमदार खासदार कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर चला जाता है, कभी कभी तो एक दिन में 2-2 3-3 आमदार चले जाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार जाते हैं, तो ये लोग अपने फायदे के लिए अपने जाती मुफाद के लिए पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल करप्शन रोकने के लिए ये डिफ्लेक्शन लॉ बनाया गया था। अगर कोई भी एमएलए या एमपी पार्टी छोड़कर जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट डिस्क्वालीफाई होता है। अगर 1/3 लोग भी जाते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। हाँ, अगर 2/3 लोग मेजॉरिटी जाती है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। हाँ, यह है कि उन्हें दूसरी पार्टी में मर्ज करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अलग है और एक लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। इस हिसाब से ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी शरद पवार के पास में है और लेजिस्लेटिव पार्टी अजीत पवार के पास है। ये और बात है कि मेजॉरिटी अजीत पवार के पास है, लेकिन जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है वो अब भी शरद पवार के पास में है, अनलेस एंड अनटिल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात पर फैसला करे। जो आमदार जीत कर आते हैं वो पार्टी की आइडियोलॉजी पे, पार्टी की विचारधारा पे, पार्टी के सिंबल पे लोग उन्हें वोट देते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से। इंडिविजुअल उनको वोट नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई आमदार पार्टी छोड़कर जाता है, बिल्कुल नहीं है कि नाम और सिंबल उनके पास जाएगा। नहीं नहीं, पार्टी का नाम और सिंबल तो ओरिजिनल पार्टी के पास रहेगा क्योंकि लोगों ने उनको पार्टी की विचारधारा पे, पार्टी की आइडियोलॉजी पे वोट दिया था। और अल्टीमेटली ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल किसके पास रहेगा। अब मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। राज्य की जनता ने, राज्य के वोटर्स ने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया था, उसकी आइडियोलॉजी को वोट दिया था और उसकी विचारधारा पे वोट दिया था। लेकिन ये आज के नेता अपने जाती फायदे के लिए, अपना पॉलिटिकल करियर के लिए, अपना फ्यूचर स्टेबल करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, पावर में रहने के लिए ये लोग कभी भी पार्टी छोड़कर कोई भी पार्टी में चले जाते हैं ताकि उनका पॉलिटिकल कैरियर बना रहे, उनका फ्यूचर स्टेबल रहे, उनके बच्चों का, उनकी खानदान का और उनकी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बना रहे। लेकिन दांव पे किसका फ्यूचर लगा है? जनता का, राज्य की जनता का, राज्य के वोटर्स का। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जनता ने लोगों को वोट दिया, उनको उस मकाम तक पहुंचाया, लेकिन आज जब वो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, यहां से वहां शिफ्ट कर रहे हैं, वहां से यहां जा रहे हैं, कोई उस राज्य की जनता से, उस वोटर से पूछता है कि आपकी क्या राय है? आपने मुझे चुन के यहां भेजा था, अब हम लोग इस पार्टी छोड़कर ये पार्टी में जाना चाहते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं? कोई उनका ओपिनियन लेता है? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो राज्य के लोग हैं, राज्य की जनता है, राज्य के वोटर्स है, वो अपने आप को चीटेड महसूस कर रहा है कि लोगों ने मुझे वोट दिया था पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे, पर्टिकुलर विचारधारा पे, और आज मैं अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, अपने फ्यूचर स्टेबल करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए मैंने, और मुझे पोस्ट और मिनिस्टर बनने के लिए मैंने पर्टिकुलर पार्टी ज्वाइन किया। तो फिर राज्य की जनता के जब सामने जाएंगे तो क्या इन्हें चीटेड महसूस नहीं होगा? क्या इन्हें शर्म नहीं आएगी कि हमारी आज की पॉलिटिक्स का स्तर काफी लो हो चुका है, यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे नाम की कोई चीज हमारे नेताओं में बाकी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जब भी आप वोट देंगे
तो ये डेफिनेटली 4 बार सोचकर वोट दीजिए। मैं किसे वोट दे रहा हूं, क्यों वोट दे रहा हूं, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड देख के वोट दीजिए, उसका कैरेक्टर देख के वोट दीजिए, उसकी आइडियोलॉजी देख के वोट दीजिए और उसकी ईमानदारी देख के वोट दीजिए। आज सब लोग कहते हैं ना कि उनके पीछे ईडी लगा दी गई। डेफिनेट ठीक है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि केंद्र की सरकार जो गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज कर रही है, लेकिन किसके खिलाफ कर रही है? अरे जो लोग अपराध में शामिल है, जो लोग आरोपी है, उनके खिलाफ ना। तो ये तमाम लोगों ने फ्रॉड किया है, गबन किया है, स्कैम किया है, हजारों लाखों करोड़ रुपया जनता का खा गया है। तो अगर इनके पीछे ईडी लगेगी तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सरप्राइज है? अगर एक आदमी वाइट होता, अपनी ईमानदारी से अपने पद का पालन करता और अपने कार्यकाल निभाया होता और लोगों के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया होता, तो डेफिनेटली आज उसको ईडी आए, सीबीआई, इनकम टैक्स आए या कोई भी मशीनरी आए, उसे कोई डर नहीं होता। आज लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हर एक लोगों ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गबन, स्कैम, गपला किया है। हम जनता का पैसा लूटा है, खाया है, हजारों करोड़ रुपया। इसीलिए लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने आप को जेल में जाने से बचाने के लिए, अपने आप को पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने से बचाने के लिए लोग यहां से वहां शिफ्ट करते हैं। तो मेरी तमाम राज्य की जनता से और तमाम वोटर से ये अपील है कि आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें गौर करके, सोचकर वोट दें। हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये जहां पर डेमोक्रेसी है, हम और आप लोगों को चुनकर यहां भेजते हैं, वहां जाकर वो अपने आप को राजा महसूस करते हैं और हम और आपको, वोटर्स को, प्रजा समझते हैं। तो कम से कम इतना डेफिनेटली करिए कि वो लोगों को इस बात का एहसास हो। तो वोटर्स का डर नेताओं पे होना चाहिए कि सियासत में कोई चुनाव जो लड़ा था वो लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ा था। बात इन्वेस्टमेंट की होती है। ये मेरे जो लफ्ज़ है आपको शायद नहीं जचेंगे, लेकिन बात ऐसी है कि आप 1 करोड़ लगा देंगे 5 बरस पहले, चुनाव जीतेंगे तो 1 करोड़ के आप 10 करोड़ 5 बरस के अंदर बना देंगे। ये बिजनेस है। अरे आप कम ही बता रहे हैं। हाँ, कम बताएं तो आप करो, उसका 20 करोड़ करो, 1 करोड़ का 20 करोड़ करो, 25 करोड़ करो, 40 करोड़ करो। मेरा कहना ये है कि ये बिजनेस हो गया। हम आज 1 करोड़ लगाते हैं, 5 बरस में 20 करोड़ कमाते हैं, तो पॉलिटिक्स बिजनेस हो गया। तो जिस बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसा मिले वही बिजनेस के पीछे सब लोग भागते हैं। नेता भी भागते हैं, नेता के चाचा भी भागते हैं और भतीजे भी भागते हैं। ये बात है। और हर अच्छे काम में अपने क्षेत्र में उस नेता का आप साथ दें, लेकिन गलत पे आप आवाज भी उठाएं, गलत पे आप उनको बोले भी, गलत पे आप अपना सुझाव भी दें। यह है असल नागरिकता का हक, यह है असल वोटर का अधिकार। तो वोटर होशियार बनिए, सक्षम बनिए, समझदार बनिए और आने वाले वक्त में इसका ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।